हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्बिस मंत्रा पे आप लोगों का स्वागत है। ये ऑर्बिस मंत्रा की तरफ से दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पर था। वो लाइव क्लास वीडियो था। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, और जिन्होंने देखा था उन्होंने बहुत सारे कमेंट किए, लाइक्स किया, शेयर किया, बहुत सारा प्यार बरसाया, बहुत सारी मोहब्बतें दी। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये जो मोहब्बत है इसमें कटौती नहीं करोगे, ठीक है, इसको बनाए रखोगे। और स्पेशल मैसेज है मेरे स्टूडेंट के लिए, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो करंट के स्टूडेंट्स हैं वो आज सुन रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वो लोग इस चैनल को प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और देखो, बात यह है, करना है तुम लोगों को, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। और देखो, नहीं किया ना तो गोली मार दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो थी थोड़ी इधर उधर की बात है, हाँ, बट काम की थी, ऐसा ज़्यादा इधर उधर की नहीं थी। देखो, और बाकी जो पहली बार मेरे को सुन रहा है, तो मैं उन लोगों से आशा करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कोई भी टॉपिक हो, मतलब आज कुछ टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आया हूँ, हो सकता है कि दूसरे टॉपिक पर अगला वीडियो आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक देखोगे तो जो भी टॉपिक है मैं पढ़ाऊँगा, तो आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और लगता है कि कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, मुझे पता है हो जाएंगे, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि यदि नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ये हमारी तरफ से बातें थी, ठीक है। देखो, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जनरल टॉपिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आता है। नॉर्मल जो लोग घूमने जाते हैं उनको भी दिक्कतें आती है। मतलब बेसिकली मेरे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी कि सर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनमें हम लोगों को डाउट्स आ जाता है। जैसे लोगों को डाउट आ जाता है कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो बेसिकली कहीं घूमने जाते हैं तो कभी बायोस्फीयर रिजर्व लिखा हुआ मिल जाता है, नेशनल पार्क लिखा हुआ मिल जाता है। तो जनरली जो घूमने जाते हैं उनको भी डाउट्स आ जाते हैं। और इवन दो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो डाउट्स रहते ही हैं। बेसिकली मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ कि ये जो टॉपिक है नॉर्मली बुक्स में लिखा रहता है बट कंप्लीट नहीं है, मतलब इनकी जो बारीकियाँ हैं उनको कवर नहीं किया गया है। बट जो आज जो टॉपिक है वो इस टॉपिक को तो कवर करेगा कि भाई नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। इनके साथ जो है और भी चीज़ें हैं जो कंजर्वेशन से जुड़ी हुई है, उनको कवर करेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन क्या है, एक ब्रॉड टर्म है। कंजर्वेशन डज नॉट मीन प्रिजर्वेशन। बेसिकली क्या है कि हम लोग जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि संसाधनों का संधारणीय उपयोग की बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि हम जो रिसोर्सेज हैं, सीधी सी बात है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, उसके कारण डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, उसके कारण क्या है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें सस्टेनेबल यूज़ की बात करेंगे। मतलब सस्टेनेबल यूज़ का मतलब ये है कि रिसोर्सेज आज भी रहें और अगली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी रहे। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। हिंदी में बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि नवीकरणीय क्या होता है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया। जो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आता है, क्योंकि आप देखो फॉरेस्ट को कट कर सकते हो, आप वापस से उगा भी सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। अब अनवीकरणीय संसाधनों की तो आपको पता ही होगा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जितने भी फॉसिल फ्यूल है। तो बेसिकली उनको तो यदि आप उपयोग करते रहोगे तो कभी ना कभी दशकों में जाकर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर जो मेन फोकस है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आज बात करूंगा, फॉरेस्ट के बारे में बात करूंगा। क्योंकि यदि आप फॉरेस्ट को भी ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो वो कभी ना कभी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। शुरुआत से ही एंशियंट पीरियड से ही कंजर्वेशन होता हुआ आया है। ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनको आपको पता होगा कि उनका जनजातियों का जो है पेड़ पौधों से, लैंड से काफ़ी लगाव होता है। मतलब लैंड को वो लिविंग एंटिटी मानते हैं, मतलब उसको लैंड को वो इतना यूज़ करते थे कि वो उसकी फर्टिलिटी बनी रहे।
तो मैं बात करूँगा कि पुराने ज़माने से कुछ कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस आज भी चल रही है और आज के लिए भी उपयोगी है। तो सबसे पहले मैं पुराने ज़माने की जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस थी उनके बारे में बात कर दे रहा हूँ। तो बेसिकली उनको मैं लिख दे रहा हूँ। जो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस थी वो थी इंडिजिनस कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। देखो हिंदी में बोलते हैं इसे स्थानिक संरक्षण प्रथाएं या विधियां, कुछ भी बोल सकते हो। तो बेसिकली मतलब पुराने ज़माने में क्या कौन कौन सी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस होती थी उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम बात कर ले रहे हैं। जो पहली इसके अंदर हम पहला बात कर ले रहे हैं वाटर कंजर्वेशन की। हिंदी में बोलते हैं जल संरक्षण। अब बेसिकली वाटर तो कंजर्व आज भी करते हैं, बट पहले कैसे करते थे और आज भी हो रहा है। बेसिकली क्या करते थे कि जैसे मानसून आता था तो मानसून के सीज़न में तो पानी की कोई कमी होती नहीं है, तो क्या करते थे जो रूफ टॉप है, जो छत है, उनमें पानी को कलेक्ट कर लेते थे और पाइप के द्वारा किसी पोंड में जाके किसी टैंक बना देते, उसमें स्टोर कर लेते थे। या फिर कम्युनिटी वाइज आपका कंजर्वेशन होता था, मतलब वो पूरी कम्युनिटी जो है आपस में जैसे छतों पर पानी इकट्ठा कर लेते थे, पाइप के थ्रू क्या है वो किसी एक कम्युनिटी का जो पोंड रहता था या टैंक रहता था उसमें जाके भर देते थे। उससे क्या होता था कि सीधी सी बात है कि जब मानसून का सीज़न चले जाएगा तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो पानी की ज़रूरत मानसून के सीज़न के बाद पड़ेगी उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता था। ठीक है। और एक और चीज़ है, सीधी सी बात है, आपने तालाब बनाया, तालाब में पानी रख रहे हो तो जाहिर सी बात है रिस रिस कर ज़मीन में भी जाएगा, तो उससे हमारी जो वाटर टेबल है, जो जल स्तर है, वो भी बना रहता था। इसके कारण हमारा जो है जो लैंड है वो क्या रहती थी, कंजर्व रहती थी, और वाटर भी क्या रहता था, कंजर्व रहता था। तो बेसिकली एक जो इंडिजिनियस प्रैक्टिस हो गई वो हो गई हमारी वाटर कंजर्वेशन। अब दूसरी जो इंडिजिनियस प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब देखो फॉरेस्ट की मैं बात करूंगा, देखो पेड़ पौधों की मैं बात करूंगा। पेड़ पौधे जो है आज भी हमारे लिए उपयोगी है। पेड़ पौधों की आज भी पूजा की जाती है। हमारे हिंदू धर्म मान लो या दूसरे धर्म मान लो, उनमें पेड़ों का जो है मुख्य स्थान है। जैसे पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, शादी ब्याह होता है उसमें भी क्या बोलते हैं, पेड़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो बात यह है कि एंशिएंट काल में या ट्राइबल कम्युनिटी की मैं बात करूं, ट्राइबल लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उनका जो है वनस्पति से जुड़ाव है, वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं। और उनका कहना है कि जो वन है, वन बेसिकली क्या देते हैं उन्हें, आरोग्य देते हैं, अन्न देते हैं और क्या देते हैं, आश्रय देते हैं। तो बेसिकली आरोग्य का मतलब होता है वेलबींग होता है, स्वास्थ्य होता है। अन्न का मतलब क्या होता है, फूड देते हैं। आश्रय का मतलब क्या देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को जो है रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ जो है कौन देता है, पेड़ पौधे देते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ट्राइबल लोग उन्हें हमेशा कंजर्व करते थे, उनकी पूजा करते हैं। मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर एक प्लेस रहता है जिसको वो प्रोटेक्टेड घोषित कर देते हैं, मतलब उसके अंदर जाना मना ही रहता है। कई मतलब अलग अलग बिलीफ है ट्राइबल कम्युनिटी के, मतलब एक कोई पर्टिकुलर, हर ट्राइबल कम्युनिटी का अलग अलग बिलीफ है। सब कुछ ट्राइबल हैड बिलीव दैट इफ दे डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट देन नेचुरल कैलेमिटी वर बाउंड टू अकर। मतलब क्या है कि यदि फॉरेस्ट को ख़त्म किया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा आएगी और आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये भी उनका बिलीफ है। दूसरा क्या है, कई लोग ट्राइबल कम्युनिटी मानते हैं कि उस इलाके में जो है, जो प्रोटेक्टेड एरिया उसके अंदर जो है भगवान का वास है, वन देवी है। तो इस प्रकार की चीज़ें वो मानते हैं और टेम्पल बना देते हैं। और कई ट्राइबल ये मानते हैं कि उनकी पूर्वजों की आत्माएं वहाँ पर रहती है तो उनको नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने सेक्रेड ग्रोव्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रोव्स का मैं बताऊंगा बाद में भी, सेक्रेड
ग्रूज के बारे में सुना होगा। इसे हिंदी में बोलते हैं पवित्र उपवन। देखो पवित्र उपवन का कॉन्सेप्ट आज भी है, पर एक बात बताया, पवित्र मतलब किसी एक जो फॉरेस्ट का पार्ट रहता था उसको पवित्र मान लेते थे, सेक्रेट मान लेते थे। अब जो सेक्रेट ग्रूव्स है तो इसका जो प्रोटेक्शन क्राइटेरिया है हर ट्राइबल इलाके का अलग है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हमारी जो गारो खासी जयंतिया है, तो गारो खासी जयंतिया जैसे कहाँ पर है, आपको कभी नाम सुना हो आप लोगों ने, थोड़ा बहुत कभी ज्योग्राफी आपने पढ़ा हो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हिल्स हैं। हिल्स है कौन कौन सी है, ये पे गारो है, ये खासी और ये क्या है, जयंतिया है। तो गारो खासी जयंतिया के बारे में, गारो खासी जयंतिया हिल से ट्राइबल के नाम पर है, मतलब गारो खासी जयंतिया क्या है, ट्राइब से उनके नाम पर हिल का नामकरण किया हुआ है। आपने कभी नाम सुना होगा मोसिन राम का। मोसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, मोसिन राम में। और वो किस पर है, खासी हिल्स पर। ये जो है ये गारो है, ये खासी है और ये क्या है, जयंतिया है। कभी वेस्ट टू ईस्ट ज़माने भी बोल देता है, एग्जाम में आ जाता है, तो ऐसे याद भी रह जाएगा कि जैसे आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, मोसिन राम में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मोसिन राम कहाँ पर, यदि पूछ रहे तो ये याद रखना कि मोसिन राम में अच्छी खासी बारिश होती है। तो अच्छी खासी याद रहेगा तो मतलब किस पर है, खासी हिल्स पर है। तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का पार्ट था, थोड़ा सा याद रखना है। तो मैं सेक्रेट ग्रोव्स के बारे में बता रहा था, पवित्र उपवन के बारे में बता रहा था। तो पवित्र उपवन का कॉन्सेप्ट गारो खासी जयंतिया वाले क्या बोलते हैं कि जो उन्होंने जो प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया, तो उसके अंदर यदि लकड़ियां सूख भी गई है, पत्तियां गिर भी गई है, बट उनके अंदर एंटर नहीं करते हैं, वो उसको मतलब हमेशा बनाए रखते हैं बेसिकली, जिससे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, जैव विविधता क्या रहती है, बनी रहती है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हल्का सा मैं बता दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ, छोटी सी बात है। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, ओहो दिखाई ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, ठीक है कोई बात। बायोडाइवर्सिटी, अब देखो हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता मतलब बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होगा, वनस्पति जात हो गया, फोना का मतलब क्या होगा, जंतु जात हो गया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो। तो उस एरिया उस जगह में जो स्पीसीज पाई जाती हैं, बेसिकली उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार जो है क्या बोलते हैं, इस एरिया को प्रोटेक्ट रखते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या रहती है, बनी रहती है। फॉर एग्जांपल हम गोंड जनजाति की बात करेंगे, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे गोंड जनजाति, ये जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, गोंड ट्राइब पाए जाते हैं, मतलब मध्य भारत के अंदर क्या पाए जाते हैं, गोंड। तो वहाँ पर जो सेक्रेट ग्रूव्स है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वो क्या है कि जो लकड़ियाँ सूख गई है उनको कलेक्ट कर सकते हो, पत्तियाँ गिर गई है तो उनको कलेक्ट कर लेते हैं, बट फिर वो लोग भी जो है जो हरा पेड़ पौधे हैं उनको काटते नहीं हैं। तो इस प्रकार जो ट्राइबल कम्युनिटी की जो बिलीफ सिस्टम थे आज भी हमारे लिए उपयोगी है, जिससे बायोडाइवर्सिटी क्या है, बनी हुई है, ठीक है। तो ये वाटर कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात कर ली। अब एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, थर्ड चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं, मतलब पुरानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हैं, ठीक है। जो कृषि की पद्धतियाँ हैं जिनसे क्या है कि हमारी जो लैंड है वो क्या है, बनी रहती है। अब देखो थर्ड चीज़ क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है, कृषि पद्धतियाँ हम इन्हें बोल सकते हैं, कृषि पद्धतियाँ हैं। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंटर क्रॉपिंग की, ठीक है, अंतर फसल की। अब देखो इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, बेसिकली इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही समय में बहुत सारी फसल को बोना। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया के अंदर एक साथ जो है गेहूँ और सरसों बो दी जाती है, तो उससे क्या होता है जो अबायोटिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो अबायोटिक चीज़ें जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो
जैसे हर एक स्पीसीज रहती है, तो कुछ स्पीसीज नाइट्रोजन ज़्यादा लेती है, कुछ फास्फोरस ज़्यादा रहती है, अलग अलग पोषक तत्व ज़्यादा लेती है। यदि आप एक ही स्पीसी को उगाओगे तो एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी जो पोषक तत्व उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बट उसमें बहुत सारी स्पीसीज उगाएंगे तो उसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो बने रहते हैं, जिससे क्या है कि मृदा का उपजाऊपन क्या रहता है, बना। हाँ, अब देखो ये इंटरक्रॉपिंग हो गया। अब एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी विद क्रॉप स्पीसीज। फसल की जातियों में आनुवंशिक विविधता। अब इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप की जेनेटिकली डाइवर्सिफाई क्रॉप हम लोग बो देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें श्रीलंका में, आपको बता दूं 280 प्रकार की वैरायटी के राइस बोए जाते हैं, ठीक है। फिलीपींस की बात करूं, वहाँ पर 300 प्रकार की 300 टाइप्स की जो राइस की वैरायटी बोई जाती है। और मैं इंडियन पीपल की बात करूं, इंडियन पीपल का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एंडीज माउंटेन का आप लोगों ने नाम सुना, अरे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, साउथ अमेरिका है। तो एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, यहाँ पर है। अरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है कौन सा है, एंडीज माउंटेन। याद रखें, लगभग इसकी जो लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर है। तो जो एंडीज माउंटेन है, तो वहाँ पर जो लोग बाग रहते हैं उन्हें इंडियन पीपल बोलते हैं। तो वो लोग वहाँ पर जो है 50 प्रकार के पोटैटो, मतलब डिफरेंट टाइप की जेनेटिक स्पीसीज उगाते हैं। कहाँ पर, तो उस कहाँ पर उगाते हैं, बेसिकली यहाँ पर एंडीज माउंटेन के आसपास। अब बात ये है कि श्रीलंका में 280 प्रकार के राइस उगा दिए, फिलीपींस में 300 हो गया, यहाँ पर क्या बोलते हैं इंडीज में 50 प्रकार के आलू उगाते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा, बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग जो जीन रहता है, अलग अलग जो प्रजाति रहती है, उसकी डिफरेंट टाइप की विशेषता रहती है। फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि नेचुरल कैलेमिटी आ गई, सपोज करो कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो क्या होगा कि कुछ प्रजातियाँ हैं वो फ्लड के लिए रेजिस्टेंट शो करेगी, मतलब ज़्यादा वेट मौसम में भी रह सकती है, वो ख़राब नहीं होगी। बट कुछ जातियाँ क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो मतलब फिर भी हमारे पास पूरा लैंड है, तो उसमें कुछ जातियाँ ख़राब होगी, फिर भी कुछ तो बचेगा। बेसिकली हम क्रॉप इंश्योरेंस कर रहे हैं। और क्या है कि यदि सपोज करो सूखा हो गया, ठीक है, ड्रॉट कंडीशन आ गई, तो उसके कारण क्या होगी, कुछ जातियाँ क्या करेगी, सूखे को रेजिस्टेंट कर सकती, रह सकती है उसके अंदर ही, पर कुछ जातियाँ नहीं रह सकती। तो कुछ जातियाँ मर जाएंगी, कुछ जातियाँ क्या हो जाएंगी, रह जाएंगी। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज होगा तो उसको भी ये क्या है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी विद क्रॉप स्पीसीज क्या कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। तो बेसिकली हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। दूसरी क्या है कि एक और है, आपने कभी मल्चिंग बोलते हैं इसे, मल्चिंग एंड यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर। मल्चिंग को देखो हिंदी में मल्चिंग ही कहा जाता है, और यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर को क्या बोलते हैं, हरी खाद का उपयोग। तो मल्चिंग क्या होता है, बेसिकली जो डेड प्लांट्स होते हैं, लीव्स होती है, जो पत्तियां होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं टूटे हुए, तो बेसिकली उनको हम ज़मीन के ऊपर बिछा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन की जो आर्द्रता है, मतलब जो मॉइस्चर रिटेंशन पावर है, जो आर्द्रता ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉइल का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो बेसिकली उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है। तो मल्चिंग उपयोगी है, उसके कारण भी जो है हमारी लैंड की फर्टिलिटी क्या रहती है, बनी रहती है। अब ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ग्रीन मैन्योर बेसिकली क्या है कि कुछ घास उगा देते हैं, या हम लेग्यूमिनस प्लांट, इन्हें बोलते हैं हम फलीदार पौधे। तो या तो हम क्या करते हैं कि लैंड के अंदर जो है घास उगा देते हैं, या फलीदार पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, बेसिकली दालों का नाम सुना होगा।
तो बेसिकली इनकी जो जड़ें रहती है उनमें क्या रहती है, गांठें रहती है, तो उनके अंदर राइजोबियम जीवाणु रहता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब जो नाइट्रोजन का क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। तो बेसिकली क्या है कि हम इसलिए उगाते हैं और फिर उसी को ही वहाँ पर जो है हल चला के प्लफिंग करके उन्हीं को ही क्या करते हैं, लैंड में मिला देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ज़मीन में जो नाइट्रोजन है उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो उसके कारण क्या होगा कि आप नई फसल उगाओगे, जैसे अपन लोगों ने इसको लेग्यूमिनस प्लांट को उसी के अंदर मिला दिया ज़मीन के अंदर, तो नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति होगी, तो अब नई फसल उगेगी तो डेफिनेटली उसको जो है नाइट्रोजन मिलेगा। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें थी जो ओल्ड प्रैक्टिसेस थी, आज भी ये जारी हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब इंडिजिनियस कंजर्वेशन, मैंने वाटर कंजर्वेशन की बात कर ली, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात कर ली, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात कर ली। अब मैं एक कम्युनिटी की बात करूँगा, वो बात कर ले रहा हूँ। देखो, राजस्थान में एक कम्युनिटी है, उसका भी क्या है, एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा झुकाव है। तो बेसिकली ये चीज़ मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अचानक से बिश्नोई समाज के बारे में कैसे बात करने लग गए। बेसिकली उनको भी एनवायरमेंटलिस्ट माना जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। ये जैसे अभी एक एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर का, आरपीएससी का एग्ज़ाम है, उसके अंदर यदि आप सिलेबस देखोगे तो डेफिनेटली उसके अंदर लिखा हुआ है कि बिश्नोई समाज का क्या रोल है। तो उसके उपलक्ष्य में बता रहा हूँ, और इन जनरल जानकारी आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए, तो मैं बता दे रहा हूँ। बिश्नोईज ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के बिश्नोई समाज के बारे में बता दे रहा हूँ। तो उनको ये बोला जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब उनको पहला पर्यावरणविद माना जाता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जो हमारे जो बिश्नोई समाज है, बेसिकली इनके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, कौन थे, जाम्बोजी थे। इन्होंने ये हिंदू धर्म से ही कट के बनाए 1542 एडी में, ये अलग से संप्रदाय बना दिया। तो बेसिकली इनकी जो बेसिक थीम थी वो किसके रिगार्डिंग थी, हमारे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग थी। मतलब इनका जो बेसिक थीम था, जाम्बोजी का ये कहना है कि जो जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, और जितने भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वन्य जीव हैं और मानव है, उनके बीच में सामंजस्य बना रहना चाहिए, हार्मनी, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एक बात बता दे रहा हूँ कि जाम्बोजी ने बिश्नोई समाज का बारे में हल्का सा बता दे रहा हूँ। बिश्नोई जो है 2 वर्ड से मिलकर बना, 20 और 9। तो मतलब क्या है कि 20 का मतलब तो 20 हो गया, और 9 का मतलब क्या हो गया, 9 हो गया। तो बेसिकली इनके क्या है, 29 नियम है। अब इन्होंने 29 नियम है, सब 29 नियमों में बेसिकली एनवायरनमेंट पे जोर दिया है। अब उनमें से कुछ नियम है, जैसे शाकाहारी पर जोर दिया है, बोला कि मांस का ग्रहण नहीं करना है, जीवों को नहीं मारना है, और बेसिकली जैव विविधता का क्या करना है, संरक्षण करना है। और ये भी है कि जैसे और भी, जैसे एनिमल के प्रति एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जो हमारा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री विदाउट किलिंग, मतलब पशुपालन करना है और पशुओं को नहीं मारना है। और पेड़ों को काटने की मनाही की गई है कि पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटना है। इवन दो पेड़ काटने की तो बात ही छोड़ दो, हरे पेड़ तो काटने नहीं है। उनके धर्म में ये लिखा है कि पेड़ को जब तक नहीं काटना है जब तक या तो खुद ही गिर जाए, ठीक है, मतलब उसकी एज पूरी हो जाएगी तो डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा, और या नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या हो जाए, पेड़ ख़त्म हो जाए, सूखा आ गया तो उसके कारण पेड़ गिर रहे हैं, तो फिर काट सकते हो। इवन दो पेड़ काटने में मैं बता दे रहा हूँ कि वो चूल्हे में, मतलब चूल्हे में लकड़ी डालने से पहले भी क्या करते हैं कि जो सूखी लकड़ी है उसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनको हटाते हैं फिर चूल्हे में डालते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि भाई कितना ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का, और मतलब नेचर के प्रति काफ़ी प्रेम है। इवन दो जब लोग मर जाते हैं, मतलब बिश्नोई समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो नॉर्मली हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं, बट नॉर्मली हम लोगों को पता होगा कि हिंदू धर्म में क्या करते हैं, हम लोग जलाते हैं यदि कोई मर जाता है। बट उनके समाज में ऐसा नहीं करते। उनके समाज में क्या करते हैं कि जो व्यक्ति मर जाता है तो उसको लकड़ी के बॉक्स में मतलब डालकर और क्या करते हैं, दफन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि जो
ऑर्गेनिक मैटर है उसका मिनरलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब जो कार्बनिक तत्व है हमारे जो शरीर में जो कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं उनका खनिजीकरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली अब वो ज़मीन में चले जाएगा तो डेफिनेटली जो मिनरलाइजेशन होगा तो उसके ऊपर प्लांट उग सकते हैं, डेफिनेटली उनको ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। तो मतलब आप सोच सकते हो कि व्यक्ति मर जा रहा है उसके बाद भी चीज़ों को सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अमृता बिश्नोई का, लिख दे रहा हूँ। शायद सुना तो होगा ही, मुझे आशा है, नहीं सुना तो मैं बता ही दे रहा हूँ। तो अमृता बिश्नोई भी जोधपुर के वहीं एक लेडी थी, और तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने फरमान सुनाया कि केजड़ी के पेड़ों को काटना है। तो अमृता बिश्नोई ने विरोध किया, नहीं मान रहे थे। तो अमृता बिश्नोई और उनकी 3 पुत्री थी, तो वो लोग जो है पेड़ों के साथ चिपक गए। तो राजा का फरमान था। अब आप जानते ही हो कि पहले राजा महाराजा लोग कैसे होते थे, मतलब भाई उन्होंने ऑर्डर दे दिया तो मतलब उनका फॉलो नहीं किया तो मतलब ईगो भी हर्ट हो जाता था। तो उन्होंने बोल दिया कि कोई चिपक गया खिचड़ी से तो उन्हीं के साथ काट दो। तो मैं बता दे रहा हूँ कि अमृता बिश्नोई उनकी 3 पुत्री तो मरी और फिर बहुत सारे लोगों ने उनका सपोर्ट किया, तो लगभग 363 लोग खेजड़ी के वृक्ष के साथ काट दिए गए। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है नरसंहार हुआ। तो अब काट तो दिया, अब 363 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है। तो फिर राजा को बहुत बुरा लगा। अब बुरा लगा तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब जानने तो चली गई। बट फिर उन्होंने फरमान सुनाया कि जहाँ पर भी बिश्नोई समाज रहता है तो वहाँ पर बेसिकली आप लोगों को कभी भी खेजड़ी के वृक्ष नहीं काटना है और उनके जो जीव जंतु हैं उनको परेशान नहीं करना है। मतलब तो ये एक उपलब्धि है बिश्नोई समाज की। और भी क्या है कि वो क्या करते हैं कि लाइक जैसे जो जीव जंतु हैं, तो चिंकारा हो गया, ब्लैक बग हो गया, हिरन हो गया, तो उनके खेतों में घूमते रहते हैं। इवन तो मतलब उनके खेत में आ जाते हैं तो डंडा वंडा नहीं मारते हैं। अब देखो बात यह है कि उनके धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, हम अब आपके खेतों में आ जाए कोई जानवर तो आपको भी पता होगा किस प्रकार भगाते हैं। बट वो क्या करते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि जो जीव जंतु है वो अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, और ये मानते हैं कि जीव जंतु जो है उनमें देवात्मा रहती है, देवों की आत्मा रहती है, तो उनको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आपको पता है कि जो राजस्थान का जो डेजर्ट इलाका है, जोधपुर हो गया, जैसलमेर, बीकानेर, तो इन सब इलाके में बिश्नोई समाज की काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। तो आप देखो वहाँ पर आदमियों के लिए पानी पीने की दिक्कत है, फिर भी वो जो क्या करते हैं हिरन के लिए मतलब एक छोटा सा पोंड या कुछ भी आर्टिफिशियल कुआं बनाते हैं जिससे वो गर्मी के सीज़न में पानी पी सकें। इवन तो आपको बता दूं कि ऐसी भी चीज़ें कहावतें या चीज़ें प्रचलित है बिश्नोई समाज के अंदर कि यदि हिरन की माँ मर जाती है कभी कभार तो जो बच्चा है, तो बच्चा इधर उधर भटकता है तो उसको दूध भी पिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें थी एक समाज के बारे में। तो बेसिकली मैं ये सब बता रहा हूँ कि आज भी ये चीज़ें की जा सकती है, आज भी ये समाज है तो ये एनवायरनमेंट के प्रति कितना सजग है, और इन लोगों ने बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मैंने अभी तक जो बातें करी है तो ओल्ड प्रैक्टिसेस की बात करी है, मतलब उनका कोई रूल नहीं है, मतलब ये बिलीफ सिस्टम है, मतलब ट्राइबल सेक्रेड ग्रुप्स मानता है उसका बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। वाटर कंजर्व कर रहे हैं उनकी मर्जी है, आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर रहे भाई इंटरक्रॉपिंग करो, अंतर फसल करो इसे, तो ये बिलीफ सिस्टम की बात होगी, अपने मन की बात हो गई। बट आपको भी पता है कि इंडिया वाले लोग जो है बिना कानून के तो काम करते नहीं हैं, जाहिर सी बात है, उनको कानून की ज़रूर आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, सिनेरियो में हम देखें, तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट ने भी इस पर स्ट्रिक्ट रूल बना दिए। कभी आपने नाम सुना हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, उसी के थ्रू जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए गए हैं। तो अब ये सब खत्म हो गया, ये पुरानी चीज़ें थी। अब जो भी जो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, कैसे कंजर्वेशन होता है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो आज के ज़माने में जो प्रैक्टिसेस की जाती है कंजर्वेशन के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं कंजर्वेशन की। हिंदी में बोलते हैं संरक्षण।
तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ तक दिख रहे हो सर? ये दिख रहे हो यहाँ तक? हाँ दिख रहे हो सर, ठीक है। अब देखो यहाँ से वापस ही कर बात। देखो कंजर्वेशन की बात कर ले रहे हैं। अब कंजर्वेशन क्या है कि दो प्रकार से होता है। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं। एक होता है इन सिटू कंजर्वेशन, हिंदी में बोलते हैं स्व स्थानीय। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं नेशनल पार्क हो गया, हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया है, वन्य जीव अभयारण्य हो गया है, और एक और है बायो स्फीयर रिजर्व, ये जैव आरक्षित मंडल। अब देखो ये हमारे इन सिटू हो गया। अब एक्स सिटू की हम बात कर ले रहे हैं। ये एक्स सिटू परा स्थानीय, तो इसके अंदर कौन कौन सा आ गया? जैसे हमारा जू हो गया, बोटोनिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, हिंदी में जू को जू ही बोलते हैं या चिड़ियाघर बोल सकते हो आप। इसको वानस्पतिक उद्यान कहा जाता है, और सीड बैंक को क्या बोलते हैं? बीज बैंक। और क्रायो प्रिजर्वेशन को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, सिर्फ मैंने बता दिया है कि इन सिटू के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं और एक्स सिटू के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करोगे, लिख दियो। अब देखो, तो कंजर्वेशन क्या होता है? दो प्रकार का होता है, इन सिटू कंजर्वेशन और क्या होता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब तो क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट। मतलब कि इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब हो गया स्व स्थान है, मतलब कोई भी यदि वेजिटेशन है, कोई भी जीव जंतु है, जिस स्थान पर पाया जाता है उसको अपने ही स्थान पर कंजर्व कर देना क्या कहलाता है? इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि दूसरे स्थान पर जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई स्पीसी पाई जाती है, उसको उठा के किसी दूसरे स्थान पर ले जाओगे और वहाँ पर जाके आप कंजर्व करोगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब अरे एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, जैसे नेशनल पार्क हो गया। नेशनल पार्क जैसे अब मैं गिर नेशनल पार्क की बात कर ले रहा हूँ। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। बेसिकली वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। और बता दे रहा हूँ, दिस इज द ओनली प्लेस वेयर एशियाटिक लोयंस आर फाउंड। कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है, गिर फॉरेस्ट के अंदर है, और ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है। तो बेसिकली जहाँ पर एशियाटिक लोयन पाया जा रहा था उसको वहीं पर कंजर्व कर दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर जो स्पीसी पाई जाए उसको अपने ही स्थान पर कंजर्व करना क्या कहलाता है? इन सिटू कंजर्वेशन। अब एक सिटू, अब जैसे चिड़ियाघर है, अब चिड़ियाघर के अंदर टाइगर हमने रखा हुआ है, तो बेसिकली टाइगर नेचुरली थोड़ी पाया जाता था, हमने जाके रखा है उसको, जो है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये बात समझ में आ गई। बोटोनिकल गार्डन के अंदर क्या है? वानस्पतिक उद्यान। कभी जाओगे दिल्ली के अंदर भी जो है बोटोनिकल गार्डन है, कोलकाता में भी है। तो बेसिकली वहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप की जो वनस्पति उनको बाहर से लाके लगाया जाता है। तो नेचुरली तो वहाँ पर नहीं पाई जाती थी, ठीक है, आर्टिफिशियली हमने वहाँ पर रखा है। तो ये क्या हो गया? एक्स सिटू। सीड बैंक का मतलब क्या हो गया? बीज बैंक, मतलब कोई बीज है,
कोई वनस्पति है, उसका बीज है, हो सकता है कि भविष्य में वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसके कारण हम जो है उसको लेबोरेटरी के अंदर क्या रख देते हैं, तो बेसिकली वो क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया। तो ये एक्सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। क्रायो प्रिजर्वेशन याद रख लेना कि क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि बेसिकली जैसे टिश्यू हो गया, ऊतक हो गया, अंग हो गया, सेल हो गया, कोशिका होगी, उसको जो है लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड जो है नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्रायो प्रिजर्वेशन के अंदर क्या है कि सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऊतक हो गया, कोशिकाएं होंगी, उनको जो है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिससे वो जो टिश्यू है वो क्या रह सके, मेंटेन रह सके। तो ये हो गया हमारा एक्सिटू हो गया, और ये क्या हो गया, इनसिटू हो गया, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि जैसे फायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। इंसिटू का मतलब क्या है, इंसिटू बहुत बड़े रीजन पर होता है, जाहिर सी बात है। और ये क्या होता है, एक्सिटू छोटे रीजन पर होता है, चिड़ियाघर तो छोटा होगा, नेशनल पार्क तो बड़ा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि इसको मतलब सस्ता होता है, नेचुरली मतलब पाए जाते हैं, तो ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होते हैं, महंगे होते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ये नेचुरल कैलेमिटी के लिए सुभेद्य रहते हैं, वल्नरेबल रहते हैं। जाहिर सी बात है, बाढ़ आ गया, जैसे आप काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करोगे असम के अंदर, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि बाढ़ आ जाते हैं, उसके कारण बहुत सारे जो राइनोज हैं, एक सींग वाला गेंडा है, वो भी डूब जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि नेचुरल जो डिजास्टर रहता है उसके लिए क्या है कि वल्नरेबल है। बट यहाँ पर तो क्या है कि हमारे पास वो अलग जगह पे जाके रखा है, तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उठा के उन्हें कहीं और भी रख सकते हैं। यहाँ पर मॉनिटरिंग करना इतना आसान नहीं होता है, ओबियसली मॉनिटरिंग तो होती है बट इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पर ओबियसली कम स्पीसीज रहती है तो आराम से कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक जो कंडीशन है उसको आराम से मॉनिटर किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत होता है। तो ये सब एक्सिटू इंसिटू के फायदे और नुकसान थे यहाँ, ठीक है। अब देखो, हम लोग जो है इंसिटू कंजर्वेशन की बात कर लिए थे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। अब बात यह है कि डाउट ये आता है कि इन तीनों में अंतर क्या क्या है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अब देखो, नेशनल पार्क क्या है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी जो डेफिनेशन है वो लगभग सेम है, और डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है। नॉर्मली हम बता दे रहे हैं कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा एंड फोना है। मतलब फ्लोरा का मतलब फ्लावर से ले लेना, वनस्पति जात है। फोना का मतलब क्या होता है, जंतु जात, एनिमल्स हो गया। तो फ्लोरा फोना है, लैंडस्केप ऐसी है, तो ये सब चीज़ें पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर उस जगह को क्या घोषित कर देता है, नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मतलब जब ये सब जो घोषित होगा, कौन घोषित करता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। दोनों ही जो है डिक्लेरेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, उसकी कुछ कंडीशंस है, पर इन जनरल आपको हम बात करेंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन डिक्लेयर करता है। नॉर्मली कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। तो अब बात यह है कि दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है, तो अंतर क्या क्या है वो मैं बात कर ले रहा हूँ। दोनों को ही स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। यदि उस जमीन को स्टेट गवर्नमेंट यदि लीज पे दे दे या ट्रांसफर कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बना सकती है। तो मतलब सबसे पहले तो नॉर्मली कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। बट आपसे पूछे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसर विल बी यस, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया है। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मैं अंतर बता दे रहा हूँ। तो नेशनल पार्क में क्या है कि थोड़ा सा ये हाईली प्रोटेक्टेड जोन होता है, मतलब इसके कंपेयर में ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रेजिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, कल्टीवेशन हो गया, तो ये सब एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड नहीं है। ग्रेजिंग का मतलब चराई हो गया, वानिकी हो गया, कल्टीवेशन खेती हो गया। तो मतलब खेती, चराना, जानवरों को मतलब फायरवुड वगैरह इकट्ठा करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। और यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलाउड है। तो यहाँ पर हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। ये IUCN की जो कैटेगरी है, IUCN की कैटेगरी सेकंड ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब सीधी सी बात याद रखना कि ये कैटेगरी सेकंड के अंदर आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किस में आता है, ये आता है कैटेगरी आपका फोर्थ के अंदर आता है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है कि परमिशन की मतलब यदि आपको एंट्री करना है नेशनल पार्क के अंदर तो बेसिकली आपको परमिशन की ज़रूरत है। यहाँ भी नॉर्मली परमिशन की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। और एक और बात यह है कि ये जो है नेशनल पार्क सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। ये आपको अजीब सा लगे बट मैं बता दे रहा हूँ कि जो प्राइवेट सेंचुरी है वो है साई सेंचुरी। साई सेंचुरी है और वो कहाँ पर है, वेस्टर्न, अरे यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, कर्नाटका है यहाँ पर। तो ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट पर स्थित है और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है। और ये साई ट्रस्ट द्वारा मैनेज की जाती है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। और क्या अंतर है, बेसिकली यहाँ पर क्या है कि मेनली हैबिटेट पे फोकस किया जाता है। हैबिटेट का मतलब होता है आवास, तो आवास पे फोकस किया जाता है। यहाँ पर क्या है, स्पीसीज पे फोकस किया जाता है। स्पीसीज पे फोकस मतलब जैसे पहले इसकी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। आवास मतलब जैसे गिर फॉरेस्ट है, ठीक है। गिर फॉरेस्ट पर गिर नेशनल पार्क है, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, हमारा एशियाटिक लायन पाया जाता है। मैं पहले भी बोला हूँ, अभी दोबारा बोल दे रहा हूँ कि वहाँ पर एकमात्र प्लेस है भारत के अंदर वहाँ पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो जो आवास है जहाँ पर वो रहता है उसको कंजर्व करते हैं। यदि उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, पॉपुलेशन मतलब आवास में दिक्कतों के कारण पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो उन सब का खास ख्याल रखा जाता है, ठीक है। लैंडस्केप का ख्याल रखा जाता है, भू आकृति को मैनेज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वाइल्ड लाइफ मतलब स्पीसीज ओरिएंटेड है। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है, गुजरात में, तो बेसिकली जंगली गधे पे फोकस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में ये बेसिक चीज़ों के अंतर थे। बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात करूंगा। देखो बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ा अलग से बताऊंगा, बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं बचा है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में इतना बता दे रहा हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा रीजन होता है। ये जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों, इनका जो फॉर्मेशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बनाता है। और बेसिकली एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो हमारी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, मतलब जैसे स्टेट बनाती है तो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड हो गया, तो उसकी बिना परमिशन के ये नहीं बन सकता है। मतलब वाइल्ड लाइफ बोर्ड की परमिशन चाहिए। और एक और बात याद रख लेना, हाल फिलहाल क्या है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड का हेड जो होता है वो पीएम होता है, और स्टेट लेवल पे कौन होगा, सीएम होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो विदाउट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की रिकमेंडेशन के बिना ना तो नेशनल पार्क बनाया जा सकता, ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर दे रहा हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नहीं बनाया जाता, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री उसका सहारा लिया जाता है। बेसिकली यूनेस्को का मैप प्रोग्राम चलता है, यूनेस्को मैप प्रोग्राम के तहत मैप ये 1971 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है इसके तहत डिक्लेयर किया जाता है। इसको मैं बोला कि मैं अलग से बता दूंगा, सिर्फ डिफरेंस बता देता हूँ अभी। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है। बेसिकली इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। मतलब एक बात बता दे रहा हूँ कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हो सकता है कि 2 नेशनल पार्क हो, 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, या 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इस प्रकार से। मतलब आप सोच सकते हो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 या 3 नेशनल पार्क हो सकते हैं, 1-2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। मतलब काफ़ी बड़ा क्या होता है, रीजन होता है। और इसे कौन डिक्लेयर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो ये सब प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आते हैं। और एक और बात बता दे रहा हूँ कि जो नेशनल पार्क है अभी जो है करंट आज की डेट में, मैं बता दे रहा हूँ कि कितना नेशनल पार्क है, 104 नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 18। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ठीक है। जो लास्ट बार आरएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये डाटा पूछा गया था, और क्या बोलते हैं एसएससी में भी पूछा गया है। तो मैं
बता दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि नेशनल पार्क कितना 104 है और 551 है और ये कितना है 18 है। तो ये सब किस में आते हैं, प्रोटेक्टेड रीजन के अंदर आते हैं। अब बात ये है कि जैसे सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, तो सीधी सी बात है कि जो सेटलमेंट्स राइट्स हैं, मतलब जैसे सपोज किसी की प्रॉपर्टी होगी तो उसको नेशनल पार्क बना दिया तो उसके राइट्स चले जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, उसको कंपनसेशन देती है सरकार, देती है। मतलब हो सकता है कि उसके लिए फ्यूल का, चारे का, जगह का इंतजाम किया जाए। और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 उसके तहत उसको मुआवजा दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है एक कलेक्टर, मतलब एक अधिकारी नियुक्त करती है, कलेक्टर होता है बेसिकली। तो उसकी मर्जी है कि कितने राइट्स देने हैं और कितने राइट्स अलाउ करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और बेसिकली कि कौन कौन इसके अंदर एंट्री कर सकता है, परमिशन चाहिए होती है, विदाउट परमिशन आप नेशनल पार्क में नहीं घुस सकते। मतलब इस नॉर्मली परमिशन के बाद में कुछ कुछ चीज़ों में जो परमिशन है एक्स्ट्रा भी मिल सकती है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कैसे है, नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है उसके ऊपर है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, यूँ मान लो कि इसका कर्ता धर्ता है, उसकी ही परमिशन चाहिए। मतलब उसकी परमिशन से कोई घुस सकता है, जाहिर सी बात है। और यदि किसी को रिसर्च करनी है तो उसकी परमिशन देनी पड़ेगी। कोई रिसर्च कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है तो यहाँ पर जा सकता है। और बेसिकली जैसे कोई पब्लिक हाईवे, अब सपोज करो नेशनल पार्क के अंदर पब्लिक हाईवे है तो वहाँ से भी गाड़ियाँ जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक हाईवे तुम उतर के जंगल में जाने लगे, पता लगे शेर के साथ खेलने लगे, दिस इज़ नॉट अलाउड। देखो ये सब चीज़ें मैं लीगली बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाईली प्रोटेक्टेड रीजन है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर किलिंग भी अलाउड नहीं है। अब ये मैं लीगली बात कर रहा हूँ, ऐसे तो तुम मार के सुखा दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं इस बायोस्फीयर रिजर्व को थोड़ा अलग से बता दे रहा हूँ। देखो अब बात यह है कि मैंने नेशनल पार्क के बारे में बता दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता दिया, बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात कर ले रहा हूँ। तो बात यह है कि जो हमारी नेशनल पार्क था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, तो वो किस अधिनियम के अंतर्गत बनती है, तो मैंने बोल दिया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। बट जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो उसके तहत नहीं बनाया जाता है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट करता है। तो मेनली मैं बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जैव आरक्षित मंडल बोलते हैं हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं, जैव आरक्षित मंडल बोलते हैं। अब बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन है, वो इसका जो फॉर्मेशन है किसके तहत बनाया जाता है, मैं बता दे रहा हूँ। ये बनाया जाता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसे जो है हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, हम मैन एंड, इसे बोल देते हैं मैप प्रोग्राम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैप प्रोग्राम। अब बात यह है कि जो मैप प्रोग्राम है कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 1971 में, 1971। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 1971 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो बेसिकली जो हमारा बायोस्फीयर का प्रोग्राम है 1971 में लॉन्च किया गया था यूनेस्को द्वारा। तो इसके तहत क्या बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। अब इसका जो बेसिक जो मैप प्रोग्राम था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जो मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसमें मेन ऑब्जेक्टिव मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, improve the relation between people and environment। ठीक है, पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो मेन इसका उद्देश्य क्या था, इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। मतलब लोग और चारों तरफ का जो वातावरण है उनके बीच में जो है सामंजस्य बनाए रखना है, हार्मोनी बनाए रखना है, ये इसका मेजर लक्ष्य था। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व है। अब सीधी सी बात है, मैप इंटरनेशनली यूनेस्को के द्वारा बनाया गया। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में मैं बात कर लेता हूँ, यहीं बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या हुआ कि नेशनल बायो
नेशनल बायोस्फीयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब ये कब लॉन्च किया गया? 1986 के अंदर। कब लॉन्च किया गया? 1986 के अंतर्गत। और 1986 में इस प्रोग्राम के तहत क्या बनाया गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। क्या बनाया गया? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये हमारा, यहाँ पर आप देखोगे छोटा सा मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पर जितनी जगह है देखो, यहाँ पर जो है ये वेस्टर्न घाट है। ये क्या है? हमारा वेस्टर्न घाट माउंटेन है। और ये हमारा क्या है? ईस्टर्न घाट है। ये क्या है? ईस्टर्न घाट है। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट माउंटेन है, ईस्टर्न घाट माउंटेन है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी। मतलब बेसिकली जो नीलगिरी माउंटेन है, जो माउंटेन है वो किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है। तो बेसिकली कई बार एग्जाम में आ जाता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पर मिलते हैं। बात समझ में आ गई? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया? ये भी तभी बनाया गया 1986 में। तो दिस इज दी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। दिस इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पाया जाता है बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उनके बारे में बता दे रहा हूँ सिर्फ। लोयन टेल्ड मकेक। और क्या पाया जाता है यहाँ पर? नीलगिरी ताहर। अब लोयन टेल्ड मकेक जो है बेसिकली, लोयन टेल्ड मकेक और नीलगिरी तार दोनों ही एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है स्थानिक जाति है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है? ये वेस्टर्न घाट पे पाई जाती है और वर्ल्ड में कहीं भी नहीं पाई जाती। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? ठीक है। हिंदी में बोल देते हैं लोयन टेल्ड मकेक को बोलते हैं शेर जैसी पूंछ वाला बंदर है। शेर जैसी पूंछ वाला क्या है? बंदर है। और नीलगिरी तार बेसिकली क्या है? इस नीलगिरी तार जो है एक एनिमल है और इसको क्या है कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल घोषित किया गया है। यदि पूछ ले कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल कौन सा है तो दिस इज दी नीलगिरी तार। तो ये हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हो गया। डस्टर कहाँ रख दिया? अच्छा ये रहा। ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब देखो, अब बात यह है कि अब कौन डिक्लेयर करता है बायोस्फीयर रिजर्व को? जैसे मैंने बोल दिया कि जो नेशनल पार्क थे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और बायोस्फीयर रिजर्व था, उसके अंदर जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था उसको स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली डिक्लेयर कर देती है। फिर भी बोला था मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर देती है यदि आप जो है कुछ एरिया लीज पे दो या ट्रांसफ़र करो तो। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो बायोस्फीयर रिजर्व किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? इट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सीधी सी बात है, जो जिस भी देश में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाए उस देश की जो सरकार है वो इसको लॉन्च करेगी। बात समझ में आ गई? अब ये कैसे लॉन्च करती है? तो ये क्या है कि इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमिटी। मैन एंड बायोस्फीयर कमिटी, मैन एंड बायोस्फीयर कमिटी जो है वो क्या करती है? देखती है कि कहाँ पर जो है, जैसे सपोज करो कि किस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बनाना है, वो यूनेस्को की गाइडलाइन जरूर फॉलो करती है। फिर वो खुद देखती है कि वहाँ पर जो है जो कोर एरिया है, अभी बता दूंगा कि कोर एरिया क्या होता है। बेसिकली जो भी जगह है जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसका जो कोर रीजन है वो मिनिमल डिस्टर्बेंस है। ठीक है। वहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। वहाँ पर जो आउटर रीजन है वहाँ पर ट्राइबल के बीच में जो है कुछ रिलेशन से वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस प्रकार की सिचुएशन है वहाँ पर, तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का रिकमेंड करती है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करता है? उसको डिक्लेयर कर देता है। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया, मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसके रिकमेंडेशन पे? इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी के रिकमेंडेशन पे। बात समझ में आ गई? उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं। अब आपने सुना होगा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या बोलते हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व है, एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 2 नेशनल पार्क हो सकते हैं, 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। मतलब इतना बड़ा रीजन होता है, काफ़ी बड़ा रीजन हो सकता है। अरे आप यही देख लो, नंबर ही देख लो यार, 18 है। तो सीधी सी बात है 18 है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े रीजन पर है। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं? 3 रीजन होते हैं। 3 रीजन कौन कौन से होते हैं मैं बता दे रहा हूँ। तो एक होता है हमारा कोर होता है, एक होता है बफर रीजन होता है, और सबसे बाहर वाला जो रीजन होता है वो होता है आपका ट्रांजिशन रीजन। ठीक है। तो ये हो गया कोर, हो गया, हिंदी में भी क्रोड कहते हैं। ठीक है।
ये बफर हो गया, बफर को बफर ही कहा जाता है हिंदी में भी, और ये हो गया हमारा ट्रांजिशन जोन, ठीक है। और ट्रांजिशन को हिंदी में बोलते हैं संक्रमण, इसे कोऑपरेशन जोन भी कहा जाता है। तो बेसिकली मैंने बोला कि बायोस्फीयर रिजर्व को 3 जोन में बांटा गया है, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। तो कोर जो रीजन है, तो बेसिकली जो कोर रीजन है, कोर रीजन के अंदर जो है ह्यूमन एक्टिविटीज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, मतलब दिस इज हाईली प्रोटेक्टेड रीजन, ठीक है। कोर रीजन हाईली प्रोटेक्टेड रीजन है और इसके अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो ये हाईली प्रोटेक्टेड रीजन हो गया। बफर जोन कहाँ पाया जाता है? इसके बाहर पाया जाता है, किसके? कोर रीजन के सराउंडिंग में। तो इसमें क्या होती है, रिसर्च के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, ये ट्रेनिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है और एजुकेशन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, ये वाला रीजन, ठीक है। इसमें टूरिस्ट और पर्यटन मनोरंजन के लिए फिशिंग भी अलाउड है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांजिशन। सीधी सी बात है, जो प्रोटेक्शन है धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ट्रांजिशन मतलब ये आउटर मोस्ट रीजन हो गया। तो बेसिकली इसके अंदर भी क्या होता है? रिसर्च होती है, इसके अंदर भी क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। और इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोग बाग रहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कोई ट्राइबल एरिया है तो यहाँ पर ट्राइब्स रह सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि यदि वो यहाँ पर रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो उनको नहीं हटाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मतलब बफर रीजन के अंदर भी रह सकते हैं, पर नॉर्मली जो है ट्राइबल कहाँ रहते हैं? ट्रांजिशन जोन के अंदर। तो बेसिकली ये कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन हो गया। बात समझ में आ गई। अब ये बता दे रहा हूँ कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके क्या क्या पर्पज़ होते हैं। तो बेसिकली पर्पज़ क्या क्या होते हैं मैं बता दे रहा हूँ कि मेजर पर्पज़ क्या होते हैं। पहली चीज़ तो क्या होता है? कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है, ठीक है। ये पहला उद्देश्य है इसका। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट। थर्ड है हमारा लॉजिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है। अब कंजर्वेशन को मैंने बोला हिंदी में क्या बोलते हैं? संरक्षण। अब कंजर्वेशन बेसिकली इसमें किसका कंजर्वेशन होता है मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कंजर्वेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ बायो डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हिंदी में बोलते हैं इसे परितंत्र बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैव विविधता बोलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है कि ये कम्युनिटी होती है, बहुत बड़े रीजन पे कम्युनिटी होती है, उसका आपस में इंटरेक्शन होता है बायोटिक और अबायोटिक का। फॉर एग्जांपल जैसे शेर है, तो जो लोयन की बात करें, लोयन जो है हिरन को खाता है, हिरन घास को खाता है, तो घास कहाँ से एनर्जी लेता है? सीधी सी बात है, सन से लेता है। तो अबायोटिक, बायोटिक का आपस में रिलेशन और अबायोटिक का बायोटिक का रिलेशन, तो ऐसी पूरी जो कम्युनिटी होती है, समुदाय होता है, उसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली इसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का और इकोसिस्टम का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है, ठीक है। डेवलपमेंट की हम बात कर ले रहे हैं, विकास। अब बेसिकली इसमें डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो मतलब इसमें क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब डेवलपमेंट, इसमें क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बात ये है कि ये जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए बट एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हो आप, संधारणीय विकास। मतलब इतना ही डेवलपमेंट हो जिससे कि एनवायरनमेंट वापस से रिकवर कर सके। बात समझ में आएगी। इसमें ये रेशियो को मेंटेन रखा जाता है। मतलब ज़्यादा आप, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डेवलपमेंट कर दो पूरा एनवायरनमेंट ही खराब हो जाए, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा कट हो जाए, इस प्रकार की चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाता है, ठीक है। लॉजिस्टिक में मतलब जो है यहाँ पर जो है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग की जाती है, शोध की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। बेसिकली क्या होता है, मैंने बोला यूनेस्को की गाइडलाइन फॉलो की जाती है। तो बेसिकली यदि कोई भी जो कोऑपरेशन है, पीपल का, एनवायरनमेंट का, कोई भी स्पीसीज़ का कोई रिलेशन है, तो वो इंटरनेशनली अपना एक दूसरे से क्या करते हैं? डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये मेजर थीम्स हो गए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट थीम है वो मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लिख लेना, है ना। एक इम्पोर्टेंट थीम क्या है कि जो हमारा वर्ल्ड नेटवर्क है, कभी आपने सुना होगा कि यूनेस्को की वर्ल्ड साइट है, तो ये क्या है? इसे बोलते हैं हम वर्ल्ड
यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क है। तो बेसिकली क्या है कि मैंने टोटल कितना बोला था, 18 बायोस्फीयर रिजर्व था। तो जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 11 बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंडर आते हैं, ये वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 में से जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन कौन से वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, चाहे यूपीएससी ले लो चाहे एसएससी ले लो। यूपीएससी की तो मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी में पता है कि आप पूछ लेते हैं, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन सा नेशनल पार्क, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब रिसेंटली लास्ट 2-3 ईयर से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और एसएससी में नॉर्मली पूछ लेता है कि कौन सी वर्ल्ड नेटवर्क वाला साइट है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है। तो आप लोगों को याद रखना कि 18 में से 11 ही साइट क्या है, वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आती है। और 11 में से जो 11th साइट है, जो 11th साइट है, जो 11वीं साइट कब बनी है, ये 2018 में बनी है। कब बनी है, 2018 में। किस साइट को बनाया गया है, मैं बता दे रहा हूँ, देखो इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना किस साइट को बनाया गया है। 11 साइट बेसिकली क्या है, ये है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई पीक के नाम पे, किसी माउंटेन के नाम पे यदि कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 99% संभावना है कि वो वहीं पर स्थित होगा। अब सीधी सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंचनजंगा कहाँ पर है। अरे कंचनजंगा जो पीक है भारत की क्या है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है, कभी तो सुना होगा। हाँ, तो मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ पर लोकेटेड, एक बार मिटा दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब वो कहाँ पर है, देखो देखो यहाँ पर जो है, ये हमारा नेपाल हो गया, ये क्या हो गया भूटान, तो ये क्या हो गया, ये सिक्किम है। तो बेसिकली ये जो हमारा कंचनजंगा है, ये यहाँ पर स्थित है, ग्रेट हिमालय पर है। किस पर है, ग्रेट हिमालय पर है। दिस इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कंचनजंगा पीक पर कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये पता होने चाहिए, थोड़ा सा लोकेशन भी याद रहेगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो ये हमारा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वर्ल्ड नेटवर्क हो गया। तो देखो दोस्तों, पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। पूरा कंजर्वेशन मैंने पढ़ा दिया है। कंजर्वेशन के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा है, इंडिजीनियस कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस पढ़ा दिए, बिश्नोई समाज का रोल पढ़ा दिया है, इंस्टीट्यूट पढ़ा दिया है, इंस्टीट्यूट के अंदर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा दिया है। यहाँ पर जो है एक्सीटू पढ़ा दिया है। एक्सीटू के अंदर जो है जितनी भी चीज़ें थी, मैंने जो है क्या बोलते हैं, जू हो गया, बोटोनिकल गार्डन, इन सब के बारे में बता दिया है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जितने भी डाउट्स होंगे आपको इस टॉपिक के अंदर, वो होपफुली क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट रह गया है, ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं जवाब दे दूंगा। बाकी तो ये है कि देखो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मैं इतनी आशा करता हूँ, ठीक है। वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग जो है, देखो चैनल का नाम है ऑर्बिस मंत्रा, तो आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। अब बात यह है कि जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं तो नॉर्मली पैसा मिलता है, ठीक है, तो वो एक मोटिवेशन है, जाहिर सी बात है। बट यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। तो यदि आप लोग जो है कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, यही हमारा मोटिवेशन है। तो यदि आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।